दोस्तों 8 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है और हमारे जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्वेश्चन बैंक से देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक की तैयारी करा रहा हूं और अगर यदि आप क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेते इस केमिस्ट्री का तो होने वाले केमिस्ट्री के पेपर में 70 में 70 आप स्कोर करेंगे त्रैमासिक परीक्षा में। देखिए कौन कौन से अध्याय हैं। तो आपको ये अध्याय अभी आने थे तो आपको ये पार्ट 5 रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों आपका पार्ट 1 पार्ट 2 3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आपको ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए थे। ओके, पार्ट 4 में क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए थे। पहले अध्याय विलयन के और दूसरा अध्याय आपके विद्युत रसायन के आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। इस वीडियो में हम डीएमएम वेब ब्लॉक के तत्व के क्वेश्चन आंसर उससे संयोजक रसायन के क्वेश्चन आंसर दिखने वाले हैं। ओके, अब इतने सारे पार्ट इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि जो हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है और जितने अदर सब्जेक्ट के हमारे क्वेश्चन बैंक तो उससे बहुत ज्यादा यहाँ क्वेश्चन भी रहते हो। केमिस्ट्री का आप जान सकते हैं कि अलग ही टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं। ओके, सब यहाँ न्यूमेरिकल भी आपके रहते हैं, इसके साथ ही परिभाषा वाले क्वेश्चन आपके रहते हैं और बहुत ज्यादा यहाँ क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ओके, और प्रश्न बैंक के विशेष इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो 2 अध्याय तक तो आपको क्वेश्चन आंसर हो गए थे। मैं तीसरे अध्याय से क्वेश्चन आंसर देखने तो तीसरा हमारा जो अध्याय है, तीसरा अध्याय तो बस आना नहीं मतलब चौथा अध्याय, इसके अनुसार आपका तीसरा अध्याय डीएमएम ब्लॉक के तत्व, इसके हमें क्या क्वेश्चन आंसर देखने तो चलिए देख लेते हैं। क्रम से मैं आपको सॉल्यूशन बताते जाऊंगा। पहले आ जाते 2 नंबर वाले प्रश्नों के और इससे पहले आप पूरा ऑब्जेक्टिव तैयार करना चाहते हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2 के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो क्रम से आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले एक से लेकर 4 पार्ट तक आ चुके हैं, 4 वीडियो आ चुकी तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है क्रोमियम एवं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है सिंपल रहता है लेकिन उससे पहले आपको क्या है परमाणु संख्या उसका पता होना चाहिए। ओके, तो देख लेते क्या रहने वाला है, बता देता हूं मैं आपको। कैसे पेपर में आता क्वेश्चन तो ऐसे आपको लिख देना है। तो क्रोमियम होता है वो हमारा 24 होता है तो अब पूरा तो लिखेंगे नहीं 24 तक, इसलिए आर्गन 18 तक रहता है। 18 5 कितना हो जाएगा तो 18 5 हो जाएगा 23 1 24 तो इस बार ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। फिर इसका कॉपर का पूछा जा रहा, कॉपर का होता है 29 परमाणु क्रमांक। ओके, तो ये लिख दिया 18 10 हो जाएगा दोस्तों आपके 18 10 कितना हो जाएगा 28 29 तो ये आपका ये हो जाएगा कॉपर का। तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका दिया हुआ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लैंथेनाइट तत्वों के 2 उपयोग लिखिए। तो लैंथेनाइट तत्वों के 2 उपयोग, पहला दोस्तों उपयोग है इसका पेट्रोलियम क्रैकिंग में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, दूसरा मिश्र धातुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ओके, जैसे आपका मिश्र धातु जो लाइटर फ्लेट्स में उपयोग होता है, ये 2 हो जाते हैं इसके लैंथेनाइट तत्वों के उपयोग। नेक्स्ट हमारा संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए, मिश्र धातु की परिभाषा लिखो। तो देख लेते हैं संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं या तो उनके मूल अवस्था में किसी समान ऑक्सीकरण अवस्था में हो। ओके, तो डी कक्षक अगर आंशिक रूप से भरा हुआ है तो आपका क्या कहलाएगा संक्रमण तत्व कहलाएगा। ये मैंने आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए 2 नंबर का तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ जो तो मेन आंसर आपका रहना चाहिए क्योंकि कम समय है और आपको तैयार भी करना है तो जितना परफेक्ट आंसर होता है उतना परफेक्ट मैंने दिया, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं। ओके, मिश्र धातु पूछे जा रहा है। मिश्र धातु क्या होती है 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु के समांगी मिश्रण को हम जिसके परिणाम स्वरूप मूल धातु बेहतर गुण होते हैं। मिश्र धातु बनाते क्यों कि बेहतर करने के लिए। ओके, आपका 2 धातुओं को आपस में मिला दिया जाए, एक धातु है एक अधातु को मिलाकर धातु तैयार की जाए तो वो आपकी मिश्र धातु कहलाती है। ओके, और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो मूल धातु है उससे और अच्छा गुणों से प्राप्त हमें हो सके। जैसे आपका पीतल होता है तो पीतल मिश्र धातु है किसकी है पिताजी, तांबा और जिंक की। तो तांबा और जिंक से मिलकर बना है पीतल। ओके, तो और इसमें मजबूती आ जाती है और इसमें संक्षारण का भी कम हो जाता है। ओके, तो ये सब उसकी गुण बन जाते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा रहने वाला है आगे नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन आ जाता है। स्पष्ट कीजिए कि Cu पॉजिटिव की आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं होते हैं क्यों। कैसा आंसर लिखना चाहिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ओके, जो बेस्ट के स्टूडेंट उनको पीडीएफ जली होगी तो वो आराम से पढ़ सकते हैं, बाकी आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लेकर इससे क्या होगा फायदा कि जैसे पेपर देने जाएंगे तो इतना सा वीडियो हो जाता है, इतना लंबा वीडियो हो जाता तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे तो स्क्रॉल करते फास्ट क्या आप गैलरी से पढ़ सकते हैं अपनी ये पूरा ओके कंटेंट रिवीजन कर सकते हैं 2 घंटे पहले। तो Cu पॉजिटिव आयन जलीय विलयन में स्थायी क्यों नहीं है। देखिए Cu पॉजिटिव जो आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं होते क्योंकि यह असमानुपात से गुजरता है जिसमें यह Cu पॉजिटिव और Cu धातु कॉपर धातु के ऑक्सीकृत और अपचयित होता है। Cu पॉजिटिव आयन की उच्च जलयोजन ऊर्जा Cu पॉजिटिव किस असमानुपात को बढ़ावा देती है, इसलिए ये क्या होता है तो Cu पॉजिटिव आयन जलीय विलयन में क्या है स्थायी नहीं होता है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा Cr2 पॉजिटिव अपचायक
है, जबकि Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीकारक, जबकि दोनों विन्यास D4 है, क्यों? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए, जिसमें बताया जा रहा है CH2 पॉजिटिव है, अपचायक है, जबकि Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीकारक है। क्यों होते हैं? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। तो माइंड में रखना तो सिंपल आपको रखना है कि दोनों का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब विन्यास देखे तो D4 रहने वाला है, लेकिन Cu2 पॉजिटिव क्या करता है कि अपना जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे त्याग देता है, ओके, उसे त्याग देता है तो इसे अपचायक बन जाता है। जबकि Mn3 पॉजिटिव में जो D4 हमारा विन्यास है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण कर ले तो ये D5 बन जाता है, D4 से D5 बन जाता है, ओके, ये इसलिए ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। फिर नेक्स्ट मरकरी है, वो द्रव अवस्था में होती है, क्यों? ओके, तो मरकरी ये पारा होती है Hg हमारी, तो ये कमजोर धात्विक बंध होते हैं। अब देखिए लिक्विड है, तो लिक्विड क्यों है? क्योंकि इसमें जो बंधन है वो क्या है, धात्विक बंधन है, वो कमजोर होता है, क्योंकि इसके डी इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा दृढ़ता से आकर्षित होते हैं और बंधन निर्माण में कम भाग लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम गलनांक होता है और यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ओके, तो यह बंधन निर्माण में कम भाग लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम गलनांक हो जाता है और ये कमरे के तापमान में क्या होते हैं, द्रव होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्केडियम एक संक्रमण तत्व है किंतु जिंक 30 संक्रमण तत्व नहीं है? ये मैं आपको बता भी चुका, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कवर करा रहा था उसमें ये कई बार आपका आया है, तो तब मैंने आपको समझाया था क्या रीजन होता है। तत्व में क्या रहता है कि डी कक्षक होना चाहिए, वो आंशिक रूप से भरे होने चाहिए, तभी आपका संक्रमण तत्व कहलाएगा। अगर डी कक्षक उस तत्व का डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ है तो संक्रमण तत्व, और पूर्ण रूप से भरा है तो फिर आपका वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। अब स्केडियम में हम देखें तो एक संक्रमण तत्व, क्योंकि इसका डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं आंशिक रूप से भरा हुआ है, D1 है। अब यहां से हम देखें ओके कि जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं रखा जाता है, ओके, क्योंकि डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं डी है 10 तक होती क्षमता, पूरा रूप से भरा हुआ है अपनी मूल अवस्था में और समान ऑक्सीकरण अवस्था में भी। ये अपना जो डी कक्षक होता है पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है। तो सिंपल आपको माइंड में रखना है, संक्रमण तत्व वही होते हैं जिनका डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हो, अगर पूर्ण रूप से भरा है तो वो आपका संक्रमण तत्व नहीं रहता है। आगे नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व कण एंथैल्पी का उच्च मान दर्शाते हैं, क्यों? तो ये आपका दिया हुआ है, संक्रमण तत्व उच्च कण एंथैल्पी दर्शाते क्योंकि उनके पास डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण मजबूत धात्विक बंध होते हैं जो परमाणु के बीच मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही दर्शाते हैं, क्यों? तो ये दिया हुआ है, कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही दर्शाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है और वे छोटे आकार के होते हैं, जिससे वे धातु के साथ मजबूत सहसंयोजक और आयनिक बंध बना लेते हैं और धातु के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन दिया है, तैयार कर लीजिए। 10 के 10 आपके जो 2 नंबर वाले थे मैंने कंप्लीट करा दिए। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो ये आपका, इसे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको रहने वाला है। ओके, ये आपका सही रहने वाला प्रथम संक्रमण श्रेणी है, इसके तत्व ये आपको देखिए पहले बता दिया, स्केडियम, टाइटेनियम, बेरियम, ये पूरा याद कर लीजिएगा। परमाणु संख्या क्रम से दी गई 22, 23, 24, 25, 30 तक दी, जिंक तक आपकी रहने वाली है और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। तो ये आपको क्या तैयार करना है। ओके, तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के आपको तत्व बता दिए, नाम, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हो जाता है कंप्लीट। ओके, इसे नेक्स्ट हमारा डी एवं ए ब्लॉक के तत्वों में 3 अंतर लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं। डी एवं ए ब्लॉक के तत्व में आपको अंतर बताना है। तो डी एवं ए ब्लॉक के तत्व अंतर ये आपका दिया हुआ है, तो इस स्क्रीनशॉट लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। ओके, एमपीओ एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया भी था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी एवं ए ब्लॉक के तत्व, इसके साथ ही लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में तत्व, मतलब इस चैप्टर से आपका लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर आपको एकदम रटा होना चाहिए हर विद्यार्थी को। डी एवं ए ब्लॉक के तत्व में अंतर, हाई चांस है बोर्ड एग्जाम में दोनों से कोई ना कोई आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ओके, तो आगे मैं आपको बता भी देता हूँ लेंथेनाइट और एक्टिनाइट तो में अंतर। ओके, और दिया हुआ है आपका क्वेश्चन भी आपका आगे आएगा, ये आपका दिया हुआ देखिए, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में 4 अंतर लिखिए, आपका दिया हुआ। चलिए मैं बता देता हूँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट अंतर, बहुत हाई चांस है कि आपके जो टीचर आपको जब पेपर में क्वेश्चन दे तो ये इन 2 क्वेश्चन में जरूर आपका क्वेश्चन आने वाला है, पढ़ के रख लीजिएगा। ओके, 4 नंबर का लेंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर, 3 नंबर में आपका डी एवं ए ब्लॉक के तत्व दिया हुआ है, पढ़ के रखिए दोनों क्वेश्चन, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में 20 में आए, 22 में आए, 23 में लगातार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दोनों आपके अंतर तैयार होने चाहिए, पहले बता दिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा संक्रमण तत्व की 3 विशेषताएं लिखिए। संक्रमण तत्व की आपको 3 विशेषताएं, तो ये आपका दिया हुआ है। देखिए, संक्रमण तत्व, ये तत्व धात्विक होते हैं और इनमें उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। दूसरा, ये तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा, ये तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो ये आपके संक्रमण तत्व की विशेषताएं, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्यूप्रस आयन
रंगीन होते हैं, जबकि क्यूप्रिक आयन रंगहीन होते हैं। तो रंगहीन यानी रंग नहीं है, रंगीन यानी रंग होता है। तो क्या, तो क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन इसका क्या रहने वाला है, तो ये आपका दिया हुआ है क्यूप्रिक आयन यानी Cu पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसमें देख सकते हैं हम कि जो डी कक्षक है, डी कक्षक में पूर्ण रूप से क्या भरा हुआ है, D10 है, पूर्ण रूप से भरा है। जो डी में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो डी कक्षक क्या पूर्ण रूप से भरे हैं, जिससे इसमें डी संक्रमण संभव नहीं है, इसलिए ये रंगहीन होता है। मतलब आपको माइंड में क्या रखना है कि रंग उसी में आएगा जिसमें डी संक्रमण संभव होता है। डी संक्रमण जिसमें होगा उसी में रंग आएगा। ओके, अब डी संक्रमण कब होता है, जब डी कक्षक आंशिक भरे हो, जब डी कक्षक आंशिक भरे हो। अब यहां हम देखते हैं क्यूप्रस आयन में तो डी कक्षक है कंप्लीट भरा हुआ है, डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, तो डी संक्रमण नहीं होगा। अब डी संक्रमण नहीं होगा इसलिए वो क्या है, रंग नहीं दिखेगा, मतलब रंगहीन है, इसमें कोई कलर नहीं आ पाता। ओके, इस बार अब इसी का आपको अपोजिट उसमें बता देना है क्यूप्रिस आयन में। ओके, क्यूप्रिक आयन 2 पॉजिटिव, ओके 2 पॉजिटिव वाले। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 3d9 आ रहा है, यानी हमें देखा कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी जो डी कक्षक है अपूर्ण भरा हुआ है, डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ है। इसमें आता है, इसमें क्या आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति भी रहती है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश का अवशोषित करके उत्तेजित करते हैं, और मेन इसमें क्या हो जाता है डी संक्रमण ये दर्शाते हैं। जहां डी संक्रमण दर्शाएगा वहां दोस्तों आपका रंगीन दिखाई देंगे। तो सिंपल आपका आंसर क्या रहने वाला है कि माइंड में क्या रखना है, जो क्यूप्रस आयन होता है इसका जो डी कक्षक होता है पूर्ण भरा रहता है, पूर्ण भरा रहता है इसलिए डी संक्रमण नहीं होता है, डी संक्रमण नहीं होता इसलिए रंगीन होता है। जबकि क्यूप्रिक आयन होता है उसमें डी कक्षक अपूर्ण भरा रहता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद नहीं हो तो स्किप कर दीजिए, लेकिन माइंड में याद करके रखिए कि क्यूप्रिक आयन में आपका डी कक्षक अपूर्ण रहता है, इसलिए इसमें क्या होता है डी संक्रमण होता है, इसलिए क्या है रंगीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण समीकरण लिखिए। तो ये आपका रहने वाला है समीकरण, आपको याद कर लेना है। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण समीकरण सहित आपको बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ, जब एक क्लोराइड युग्म लवण को पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म किया जाता है तो ये क्रोमिल क्लोराइड में लाल रंगीन वाष्प निकलती है। और ये आपको मैंने इसमें समीकरण पूछा है, समीकरण आपको तैयार रखना है। पोटेशियम परमैंगनेट के 3 उपयोग, तो ये लिखिए पोटेशियम परमैंगनेट 3 उपयोग। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और कार्बनिक संश्लेषण में व्यापक रूप से उपयोग होता है, जैसे एल्कोहल के ऑक्सीकरण में। और इसका उपयोग जल शोधन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, जहां अशुद्धियों को ऑक्सीकृत करके हटाया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के अनुमान में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से रेडॉक्स अनुमापन में। यह है पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग। आगे देख लेते हैं लैंथेनाइट संकुचन या संकुचन, आकुचन नहीं संकुचन की परिभाषा, कारण और परिणाम लिखो। 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी के लिए है आपका, ये बोर्ड एग्जाम तक के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो मैंने अभी टिक किया है। ओके, ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये सभी आपको पढ़ के, ये वाले तो आपके सभी हैं, ये वाले आपके सभी रहने वाले हैं। तो ये आपके सभी यहाँ के और ये वाला। ओके, मतलब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं लैंथेनाइट संकुचन की परिभाषा, कारण और परिणाम। लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है पहले तो ये बताना है। तो ये आपका दिया लैंथेनाइट क्या क्या पूछा जा रहा है, परिभाषा, कारण, परिणाम, तो तीनों ही आता, बस इतना है ये लैंथेनाइट संकुचन में। ओके, लैंथेनाइट संकुचन, लैंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या छोटी हो जाती है, अर्थात संकुचित हो जाती है। तत्वों के इन गुणों को लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। इसके बाद है जैसे कि परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, उनकी जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती जाती है, संकुचित हो जाती है, लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं इस गुण को। अब कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो वो आपका कारण बताया जा रहा है। ओके, तो ये कारण पहले आपको तैयार करना, परफेक्ट आंसर दिया हुआ है। ओके, मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे मतलब दिया हुआ लैंग्वेज में वैसे ही आपका दिया हुआ। ओके, तो ये आपका दिया है कारण। ओके, फिर आपको बताना प्रभाव भी यहाँ पूछा जा रहा है। ओके, परिणाम का है, प्रभाव का एक ही बात रहने वाली है। तो देखिए तत्वों का गुणों में समानता और तत्वों का पृथक्करण और सहसंयोजन लक्षण, तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये लैंथेनाइट संकुचन हो जाता है, कारण हो जाता है, उसके प्रभाव या परिणाम हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं हम लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में 4 अंतर भी अभी बता ही दिया था अभी, जब मैं आपको डी में ब्लॉक के तत्व में अंतर बताया, क्लियर है। नेक्स्ट कारण बताओ। कारण बताओ कि अधिकांश संक्रमण धातुएं व उनके आयन रंगीन होते हैं, क्यों। ओके, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में देखिए आ ही चुका 2024 में आता है। ओके, ये वाला कि रंगीन आयन उनके यौगिक का निर्माण करते हैं या संक्रमण धातु रंगीन यौगिक बनाती है, क्यों। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ओके, वही डी संक्रमण की कहानी है, जहाँ रंगीन वाला आ जाता है आपका, वही डी संक्रमण की जो भी जस्ट हम बात कर रहे थे वो आ जाता है। वही सेम एग्जाम्पल से यहाँ समझाया जा रहा है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है पूरा, ये पहले का आपका आंसर है, पूरे डिटेल से इस बात को समझाया जा रहा है। तो इसे तैयार करना है, यहाँ तक आपका रहने वाला है सॉल्यूशन। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आपका पूरा रहने वाला है। यहाँ से इसका आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ के एक बार समझ लेना है।
ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? तो इसे देख लेते हैं। ये आपका दिया है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। मेन क्या होता है कि अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं कि इनके पास अधिक स्थान होते हैं, ओके, इनके पास जगह होती है तो ये अपने दे देते हैं, भाई किराए पे ले जाओ। जैसे किसी का रूम है, बहुत बड़ा रूम है, उसके पास बहुत सारी कमरे, तो किराए से दे देता है, ओके। तो इसी बार से लोग आते हैं, किराए से रह के चले भी जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं। इस बार सेम इसी बार से इसके पास जगह है तो कहते ये अभिकार को कहता है क्रिया करनी है, आ जाओ, क्रिया करनी है, जगह है मेरे पास, आ जाओ, क्रिया करो, निकल लो, वैसा रहता है। इसलिए सेम आपको बता जा रहा है कि संक्रमण धातु में पृष्ठ अधिक होता है, इससे संयोजकता अधिक स्वतंत्र हो जाती है, ओके। ये तत्व अपनी सतह पर अभिकार को अवशोषित करके हैं, उनकी ओके क्रिया करके उन्हें निकाल देते हैं। तो वो बात सब रहने वाली, लिखना कैसे वो आपका दिया हुआ है। तो इसके बाद देख लेते हैं, अब आ जाता फिर इसमें भी कारण बताओ। संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय होती हैं क्यों? इसका दोस्तों आंसर आपका एक ही लाइन का रहने वाला। मेन कारण क्या होता है मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको इसका सॉल्यूशन। संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय होती क्यों? क्योंकि संक्रमण धातुएं क्या आपका जो संक्रमण धातुएं होती हैं, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखने के कारण, जो संक्रमण धातुएं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखती हैं। तो आंसर आपको लिखना है संक्रमण तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने के कारण अनुचुंबकीय होते हैं, ये आपका मेन आंसर रहेगा, ओके। संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं क्यों? तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं आपकी संक्रमण धातुएं, या क्वेश्चन ये भी कहा जा सकता है कि विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित रहती क्यों? तो आंसर आपका ये रहने वाला है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका पूरा आंसर आपका दिया हुआ है। ये हो जाता है दोस्तों हमारा कंप्लीट, ओके। आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है 5वें नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने। इन सबके आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं, और इसमें भी आपको इन सबके क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। चलिए मैं बता देता हूँ फास्ट, इसका सॉल्यूशन में तैयार किया है और ऐसा किया कि आप समझ सकें, ओके। चलिए देख लेते हैं क्रम से। पहला जैसे आपका दिया है Mn2 पॉजिटिव, तो Mn2 पॉजिटिव का, ओके। आप चाहें तो ये आपका देखिए, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ये दे सकता आंसर, लेकिन मैंने 2 लाइन ये लिख दी ताकि आप समझ सकें। तो कि अगर Mn का 2 पॉजिटिव को निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले आपको Mn का पता होना चाहिए। तो Mn का होता है 25 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होता है आपका Mn का, ओके। हमें तो Mn2 पॉजिटिव का चाहिए, 2 पॉजिटिव है तो उसमें 2 कम कर दो, लास्ट में क्या आ रहा है 3d5 4s2 है। जैसे 2 पॉजिटिव कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसके पास S0 हो जाएगा, S0 उसका लिखने का कुछ मतलब है नहीं है, इसलिए इसका Mn2 पॉजिटिव का बनेगा Ar3d5, बस इतना बनेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस बार Cu पॉजिटिव का दिया हुआ है आपका, ये उसका रीजन के साथ बताएगा कि कॉपर का 29 होता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक ये होगा, ओके। 3d10 4s1, यहाँ पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 गायब कर दिया, 4s1 है तो 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ S0 बचेगा, तो इसलिए उसका भी मतलब नहीं लिखने का। वो सेम इसी बार से दिया है देखिए सबका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा, ये सभी का दिया हुआ है, ओके। ये आपको तैयार कर लेना है। ये आपके कितने दिए, टोटल 4 दिए, चारों का दिया है, पहले का, फिर इसके बाद आ दूसरे का, ये पहला हो जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 दिए हैं। फिर इसके बाद आगे और भी दिए इसी बार से, तो ये दिया उसका इलेक्ट्रॉन PM3 पॉजिटिव को बताना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा Ce4 पॉजिटिव का दिया हुआ है, ओके। इसके आगे दिया हुआ ये हो जाता है आपका C, ये जो डार्क है वो इसका आंसर ये है आपका, इसका आंसर आपका ये रहने वाला, ओके। इस पार्ट से इसका फिर आपका आंसर ये दिया हुआ, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। चारों को मैंने आपको बता दिया है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि एवं अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखो। तो ये रहने वाली है आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है बनाने की विधि और आपका ऑक्सीकरण की, ओके, बनाने की विधि भी दी हुई है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी दी हुई है, तो तैयार से कर लेना है, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो इस अध्याय के दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं, अध्याय 3 कंप्लीट। अब अध्याय 4 आ जाता है उपसंयोजक यौगिक, ओके। इसके हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये है उपसंयोजक यौगिक वाले क्वेश्चन के सभी सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ के क्वेश्चन देखो तो ये सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको मैन यहाँ से हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसंयोजक यौगिक के सूत्र बनाने के लिए आता है या फिर IUPAC नाम लिखने के लिए आता है, वो आपसे तभी बनेगा जब आपने क्या इसके नियम और जो ट्रिक वगैरह होती है वो आपने सीखी हो, ओके। इसलिए अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कि ओके उपसंयोजक यौगिक का IUPAC नाम बायोइनफॉर्मेटिक्स क्लास, ऐसा आप लिखेंगे वीडियो जरूर मिल जाएगी। तो उसमें मैंने एक ही वीडियो में पूरा आपको सिस्टम रूल वगैरह समझाया कि कैसे आपको जैसे दिया है तो IUPAC नाम लिखना है, क्योंकि ये रटने के विषय नहीं है, ये रटने के विषय नहीं है, ये बहुत ज़्यादा समझने के विषय रहने वाले हैं। समझ लेते तभी आपसे बनेगा। यहाँ तो मैं आपको सॉल्यूशन सब बता दे रहा हूँ, मैंने सब तैयार किया है, लेकिन अगर आपको वास्तव में समझना कि कोई भी दे दिया जाए आपको
ओके, उपसंयोजी यौगिक उसका आईयूपीएसी सूत्र कहा जाए तो कैसे आपसे करना है वो सब मैंने आपको वीडियो बताया, तो उसके नियम रूल आपको सीखने ही पड़ेंगे। ओके, यहाँ की 1-2 मिनट में उसे नहीं समझाया जा सकता, तो यूट्यूब पर जरूर आप सर्च करके आप देख लीजिएगा, या इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला तो हमारा क्वेश्चन है, ये 2 चीज हमको दी है उपसंयोजी यौगिक। ओके, और बाकी अपने नोट्स में पूरा ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले में देखिए मिल जाएगा आपको। ये है आपका, देखिए आपका दिया हुआ है 2022 और 23 में लगातार आया इसलिए दिया, तो इसका आपको लिख लेना है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड। मैंने स्पेशल ये पूरा तैयार भी किया है, जिसमें हर साल जहां से रिपीट होते हैं वो अलग से बना भी दिया था मैंने, ताकि स्टूडेंट का रिवीजन कर सके। ओके, 40-45 दिए हुए इसमें क्वेश्चन, तो ये आपने नोट कर लिया होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें तो NiCO4 वाला कहाँ है आपका, ये आपका दिया हुआ है NiCO4, इसका होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, एमपीओडिज्म 24 में आया था ये। इन दोनों का अपने देख लिया सॉल्यूशन। आगे देख लेते हैं उपसंयोजी यौगिक की हमें क्या है सूत्र लिखना है, ये आपके दिए हैं, इनको हमें सूत्र लिखना है, तो इनका भी नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तैयार भी आपको करना है। अभी बहुत हाई चांस है कि अभी तो आपका जो यही आ जाएंगे। ओके, बोर्ड एग्जाम फिक्स नहीं रहता, कोई भी आ जाए आपका, लेकिन अभी अब देखें तो त्रैमासिक परीक्षा में अगर टीचर क्वेश्चन बैंक से पेपर बना रहे हैं तो यही सेम आपको रख देंगे, तो एकदम रट लेना चाहिए अभी तो आपको। ओके, ये दोनों का आपका आंसर रहने वाला है, इसका सूत्र ये है और इसका सूत्र ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि उभयदंती या युगदंती संलग्नी या लिगेंड को आपको परिभाषित कीजिए। क्या होता है उभयदंती या संलग्नी लिगेंड? वे लिगेंड होते हैं जिसमें 2 भिन्न दाता परमाणु होते हैं, लेकिन संकुल बनाते समय यह केवल एक ही दाता परमाणु के माध्यम से केंद्रीय धातु परमाणु जुड़े हैं। फिर नेक्स्ट है बंधन समझौता की परिभाषा दीजिए, तो बंधन समझौता दिया हुआ है कि वह समझौता जिसमें से उपसंयोजन जो कि कोई सूत्र समान होते हैं, लेकिन लिगेंड का केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न दाता परमाणु के माध्यम से जुड़े होते हैं, उभयदंती लिगेंड के कारण होते हैं। बंधन समझौता समझ में आ गई है। फिर नेक्स्ट आ जाता है उपसंयोजन संख्या की आपको बताना परिभाषा, तो उपसंयोजन संख्या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंडों को दाता परमाणु की संख्या हमारी कहलाती है, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट हमारा NiCO4, इसके संकुल की संरचना का नाम और संकरण प्रकार बताना है। तो संरचना का नाम होगा चतुष्फलकीय, संकरण होगा दोस्तों आपका sp3 संकरण। ओके, अब होमोलिप्टिक संकुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये अभी 2025 में आया था। ओके, होमोलिप्टिक संकुल 2025 की बोर्ड एग्जाम। ओके, होमोलिप्टिक संकुल वे उपसंयोजी संकुल होते हैं जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होता है। बिल्कुल शॉर्ट में दिया, सिंपल 2 नंबर का है, बिल्कुल मैंने आपको आंसर यहाँ बताते जा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ समझाने का टाइम नहीं है तो सीधे मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। हाइड्रेट समझौता की परिभाषा, तो हाइड्रेट समझौता क्या होती है? वह समझौता जिसमें उपसंयोजन यौगिक के सूत्र समान होते हैं, लेकिन जल के अणु उपसंयोजन क्षेत्र के अंदर और बाहर भिन्न भिन्न संख्याओं में उपस्थित होते हैं। हाइड्रेट समझौता कहलाती है। हाइड्रेट यानी जल से संबंधित, जैसे आपका हाइड्रेट समझौता है आपको सोच लेना जल से संबंधित है, तो आपको बता देना है कि उपसंयोजी यौगिक के सूत्र समान होते हैं, लेकिन अब हाइड्रेट समझौता ही है तो जल को यहाँ विशेष महत्व दिया रहा है। जल के अणु उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर भिन्न भिन्न संख्याओं में उपस्थित होते हैं। ओके, लिगेंड किसे कहते हैं? तो लिगेंड वही आपका रहने वाला है जो भी हमने यहाँ लिगेंड की परिभाषा वही तो देखी थी, यही तो आपका लिगेंड है, यही आपकी लिगेंड की यहाँ परिभाषा रहने वाली है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे 3 नंबर वाले द्विक लवण और संकुल लवण में आपको 3 अंतर बताने हैं। तो ये आपका दिया हुआ है द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। ओके, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फास्ट ही द्विक लवण और संकुल लवण में ये आपका अंतर दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है। 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था, तो आपका 2026 की अभी तो ठीक है त्रैमासिक परीक्षा में भी आ भी सकता है आपका, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप तैयार कर लीजिए। मैं बताते जा रहा हूँ, आप जब मेरे आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखते तो आपको चीज़ें समझ में आती कौन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, तो इससे समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका द्विक लवण संकुल लवण में अंतर। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट लीजिए। आगे जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा आपके लिए, तो उसमें मैं हर चीज़ को आपको समझाते चलूंगा। ओके, इसके बाद आ जाता है वर्नर के उपसंयोजी सिद्धांत की 3 अवधारणाएं आपको बतानी है। तो देख लेते हैं वर्नर के उपसंयोजी सिद्धांत की प्रमुख 3 अवधारणाएं कि प्राथमिक संयोजकता, द्वितीय संयोजकता और द्वित प्रकृति। इन तीनों पॉइंटों के माध्यम से वर्नर के उपसंयोजी सिद्धांत की अवधारणा को स्पष्ट किया जा रहा है। इसी थोड़ा आप लेते चलिएगा फास्ट ही। फिर नेक्स्ट हमारा कीलेट की परिभाषा, इसके 2 उपयोग, तो कीलेट की परिभाषा और इसके 2 उपयोग दिए गए हैं। ओके, और बाकी कीलेट में और अच्छे से आपको डिटेल से दिखा देता हूँ। कीलेट अगर आपको देखना है तो ये कीलेट का दिया हुआ है। ओके, और ये संरचना भी कीलेट की संरचना रहती है। जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो किसी एक धातु आयन से एक साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं, तब वलयाकार संरचना प्राप्त होती है, इसे कीलेट कहते हैं। और ये आपका रहता है उदाहरण। ओके,
संरचना ये हो जाती है। और ये भी बताना है कीलेट के उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग है कि जैव प्रणालियों में, या जैव प्रणालियों में कैसे कि हीमोग्लोबिन में आयरन का कीलेट, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कीलेट। दूसरा, धातुओं के निष्कर्षण या शुद्धिकरण में, धातुओं को अलग करने और शुद्ध करने के लिए हम क्या है कीलेट का उपयोग करते हैं, जैसे निकल के लिए मांड्य प्रक्रम होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ज्यामितीय समझौता की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। तो ये आपका ज्यामितीय समझौता दिया हुआ है। ये दोस्तों आपका ज्यामितीय समझौता के बारे में बताया जा रहा है और उसका उदाहरण आपका ये दिया जा रहा है। ओके, तैयार करते जाइएगा और वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझाइए कि आपका दिया हुआ NiCl4 और 2 नेगेटिव अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं क्यों। तो इसका कारण आपका ये दिया हुआ है, इसका ये आपका कारण दिया हुआ है। तो इसका आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका कारण दिया हुआ है, ये आपको कारण बताना है। ये 2 पॉइंटों के माध्यम से आपके कारण बताए जा रहे हैं, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट छठवां आ जाता है, ये भी आपका प्रबल अनुचुंबकीय है ये, जबकि ये आपका है दुर्बल अनुचुंबकीय है। समझाइए इस बात को। तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये कारण ये दिया हुआ है, ये आपको 2 पॉइंटों में इसके बताया जा रहा है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और तैयार आपको कर लेना है। आगे नेक्स्ट आ जाता है, ये नेक्स्ट में आपको करना इन सब यौगिक जो उपसंयोजक यौगिक इनके सूत्र आपको बताने हैं। तो क्रम से मैं आपको बताया जाऊँगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको 3 दिए हुए हैं, इनका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ओके, थोड़ा क्या है छोटे फॉन्टों में लिखा गया है। तो ये आपका ये सूत्र इसका दिया हुआ है CrEn3 आपका नीचे आपका रहना Cl3। ओके, फिर आपका आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफिनेट है तो Fe, फिर कोष्टक में FeCN6 और फिर आपका हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है तो CONS3 6 फिर Cl3। मैंने पढ़ दिया ताकि आप समझ करना हो। ऐसी 8वें हम देखें तो इसमें भी आपको क्या है ये उपसंयोजक यौगिक है, इनके सूत्र लिखना है। तो इनके ये उपसंयोजक यौगिक इनका सूत्र भी दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां देखें तो अब 9वें में हम बात करें तो ये आपको क्या दिया हुआ है IUPAC से नाम लिखना है और ये सब आपको क्या सूत्र दिए हुए हैं। चलिए इनका देख लेते हैं 9वां और 10वें का। तो 9वें और 10वें में आपका ये रहने वाला है क्रम से। ये पहले वाला है, ये पहला वाला है उसका पोटेशियम टाई ऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट। दूसरे में हम देखें तो पोटेशियम टेट्राक्लोरोडिरो प्लेटेड। तीसरे का देखें तो पोटेशियम टेट्रा साइनोफेरेट 0। ये आपके रहने वाले नाम इस वजह से आपके दिए हुए। 10वें नंबर में भी आपको क्या है IUPAC नाम लिखने हैं उपसंयोजक यौगिक के, वो आपके दिए हुए हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने अध्याय 4 वाला भी कंप्लीट कर दिया, उपसंयोजक वाले की सभी आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब केवल लास्ट वाला रह जाता है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। वीडियो भी काफी लंबा हो गया है और इसके कुछ क्वेश्चन अभी मुझे देखना और तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक जरूर कर दी, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, आप समझ सकते हैं। आप भी जब सॉल्यूशन करते होंगे तो आपको समझ में आ सकता है कि क्या मेहनत इसके पीछे रहती है, तब मैं आपको सॉल्यूशन करवा पाता हूँ। अब हमारा केवल और केवल लास्ट पार्ट आएगा जिसमें आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के जो क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं वो हम कवर कर लेंगे। ओके, बाकी दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 90 39 53 44 89, इसलिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्लास 12 के बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होगी, फाइनल एग्जाम तक दोस्तों इसमें आपकी तैयारी रहने वाली है। पूरा आपको PDF मटेरियल दिया जाएगा, पूरा PDF मटेरियल नोट्स रहेगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सब मतलब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है और रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे, तो इससे मैं आपको प्रॉपर तैयारी कराऊंगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।